कहाँ तक पढ़ा पाते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से वो डिक्लाइन ऑफ मुगल से शुरू करेंगे, ठीक है ना। डिक्लाइन ऑफ मुगल से इसलिए शुरू करेंगे कि उससे पहले का पार्ट जो है वो परीक्षा के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अगर किन्हीं को बीच में क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा गूगल मीट का कुछ इंटरफेस नहीं है, तो पता नहीं चलता है कि किनको क्वेश्चन पूछना है। तो लिखेंगे अगर क्वेश्चन तो हम देख नहीं पाएंगे, तो आप पूछ लें डायरेक्ट क्वेश्चन तो वो ज़्यादा बेहतर हो। बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के से शुरू करते हैं। मुगल पीरियड जब शुरू हो रहा है तो कहाँ शुरू हो रहा है? ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा है, पानीपत का जो युद्ध है वो वाला। तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट वॉर जब हुआ पानीपत का, यानी 1526 में, तो अच्छा अगर कभी गलती डाटा बोल दें तो आप उसको पॉइंट आउट करें, क्योंकि डाटा गलत हो सकता है बाय मिस्टेक, या कभी कभी याद से भी निकल जाता है, तो उससे डाटा गलत हो जाता है कभी कभी। तो वो आप पॉइंट आउट करें, इसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई होती है, पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। अब बाबर जो है वो समरकंद से आता है। समरकंद उज्बेकिस्तान में एक एक जगह है, उसी के पास फरगना है, समरकंद है, एक ही जगह पे है ये सब। तो वहाँ का वो रहने वाला है और वो आता है। और ये उज्बेकिस्तान है वो सेंट्रल एशिया में पड़ता है। अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहाँ ताशकंद समझौता हुआ था 1965 में। भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुआ तो वहीं ताशकंद समझौता हुआ था। वही उज्बेकिस्तान में समरकंद है, वहां से बाबर आता है लाहौर, ये काबुल होते हुए इंडिया। और पानीपत में उनका युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के लास्ट शासक हैं। दिल्ली सल्तनत का शुरुआत बहुत पहले से होता है, 11वीं सदी से, 1206 के आसपास में। और वहां पे 3 पहले के जो उसमें दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी है, जिसमें 3 पहले का डायनेस्टी है जो तुर्क है, और बाद का 2 जो है वो अफगान है। सैयद और लोदी डायनेस्टी जो बाद में हुए वो अफगान है। और उससे पहले वाले 3 जो हैं गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, फिर खिलजी और तुगलक, ये तीनों तुर्क हैं। ये इस तरह का भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूछता है एग्जाम में। तो इब्राहिम लोदी जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के लास्ट शासक हैं। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई होती है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है। और मुगल सल्तनत का शुरुआत होता है मुगल काल का 1526 में। अब इसके बाद फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, उसके उसी के बीच फिर शेरशाह आते हैं। शेरशाह का काल रहता है 1540 से 45। 45 में कालिंजर में बारूद खाना होता है, उसमें आग लग जाता है, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले हुमायूं होता है, बाबर का जो बेटा हुमायूं है। तो हुमायूं का शासन उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, वो हार जाता है। 2 युद्ध होता है, एक चौसा का, एक बिलीग्राम का। चौसा का होता है 1539 में, और बिलीग्राम का होता है 1540 में। और ये दोनों लड़ाई शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। हुमायूं हार जाता है, फिर वो बाहर चला जाता है भारत से वो। और उधर ही, मतलब जब तक 1545 में मृत्यु हो जाती है कालिंजर के बारूद खाने में आग लग जाने के कारण। शेरशाह सूरी डाइड हियर।
अब इसके बाद से कुछ और साल तक कंटिन्यू होता है इनका शासन सूरी का, लेकिन वो जो बाद के शासक होते हैं वो उतने इफिशिएंट नहीं होते हैं। तो फिर हुमायूं वापिस इधर आ जाता है 1555 में, लेकिन एक साल के बाद ही वो 1556 में उसकी डेथ हो जाता है। तो 1556 में फिर लड़ाई होती है, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी, और वो अकबर और अ, हेमू रहता है अफगान सरदार का, वो सेनापति रहता है, उसके बीच लड़ाई है वो 1556 वाला। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है। यहाँ पे असली में मुगल वंश का जो है वो नींव मजबूत किया जाता है अकबर के द्वारा। और फिर इसके बाद बहुत सालों तक लगभग शासन चलता है। 1707 में जाकर के औरंगजेब की मृत्यु होती है। मतलब उसके बाद और भी शासक हैं, अकबर है, उसके बाद जहांगीर है, फिर शाहजहां, औरंगजेब। तो इस तरह से मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू करता है, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब को एक तरह से लास्ट मुगल शासक के रूप में देख सकते हैं, जो बहुत जो स्ट्रांग शासक होता है। और उसके बाद के जो भी मुगल हैं वो कमजोर शासक होते हैं, उतना उनका होल्ड अपने शासन में नहीं है, उतना होल्ड वो नहीं कर पाते, और बाद में मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो औरंगजेब है वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पार्ट पे भारत का शासन करता है। और मुगल में सबसे बड़ा किसी का अगर टेरिटोरियल एरिया रहा है तो वो औरंगजेब का रहा है। जैसे अगर इसमें दिखाएं आपको, तो यहाँ थोड़ा सा पार्ट नीचे का अगर छोड़ दें तो इसका ऊपर का जो है ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है। और ये मैप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। इसमें लगे आपको ये कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। तो ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है। इसमें जो बहुत सुदूर दक्षिण का पार्ट होता है, बहुत दूर का जो दक्षिण का पार्ट है, साउदर्न मोस्ट एरिया को छोड़ दे अगर, तो लगभग पार्ट पे औरंगजेब का शासन होता है। और उतना बड़ा साम्राज्य, मतलब औरंगजेब जैसे ही डायड, व्हेन औरंगजेब डायड इन सर्टेन 40 और 50 years later the dynasty collapsed। तो क्या है कि बहुत कम साल में इतना साल का साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य विघटन हो जाता है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स रहे हैं। अब वो रीजन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम So के एक पर्पज। one question. Did Akbar fought any war involving himself directly? अकबर खुद लड़ाई लड़ा है, ऐसा पूछना चाहते हैं? हाँ, मीन्स जिसमें जो लड़ाई में अकबर खुद लड़ने गया हो, उसका ना कोई सैनिक ना कोई सेनापति, मतलब वो खुद भी हो और जो उनके सेना हो, आर्मीज हो, वो सब हो, ऐसा कोई युद्ध। हाँ हाँ, लड़ा है, लड़ा है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जब दक्षिण में अहमदनगर वगैरह का जो क्षेत्र है जहाँ दुर्गावती शासक होती है, वहां अकबर खुद लड़ने जाता है। उसके बाद का अहमदनगर। है शायद अगर हमको ये अच्छे से याद नहीं है। हालांकि इसमें भी देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध है, वो शुरू में मानसिंह रहते हैं अकबर का जो सेनापति है, और इनका महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर, जानते होंगे ना? हाँ। तो फिर शायद उसमें भी अकबर पार्टिसिपेट किया है बाद के दिनों में। जब स्लैश कर दिए थे वो हकीम खान को, उसके बाद हाफ बॉडी, मतलब पूरा चीर दिए थे आधा आधा बॉडी, उसके हाँ बाद। देख हाँ हाँ, देखिए डिटेल्स में जाना अभी हमको लगता है, कहानी तो मजेदार होता है, लेकिन अगर नहीं, मैं डिटेल्स सिर्फ जाएंगे ये तो पूछना टाइम। चाह रहा था कि हाँ, अकबर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन एनी वॉर, बस ये। नहीं, वॉर में इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व किया है वो।
ओके, हाँ, थैंक यू। आप देखें तो पता चलेगा आपको, और भी हिस्ट्री अगर डीप एनालिसिस करेंगे तो वो आएगा। हाँ, तो ये औरंगजेब का जो कह रहे थे वो बहुत बड़ा पार्ट पे होता है उसका शासन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या रीजन वगैरह रहा। तो इसमें यही है कि मनसबदारी प्रथा होती थी। मनसबदारी दो चीज है, एक तो जमींदारी है और एक मनसबदारी है। तो जमींदारी और मनसबदारी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जमींदारी में क्या होता है कि सिर्फ रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार होता है। जो जमींदार होता है उसको, जो लैंडलॉर्ड होता है वो, ही कैन ओनली कंसर्न फॉर रेवेन्यू। बट मनसबदारी में क्या होता है, जिसको जागीरदारी भी कहते हैं, मनसबदारी को जागीरदारी भी कहते हैं। तो मनसबदारी या जागीरदारी में क्या होता है कि लैंड को पहले मनसब में बांट दिया जाता है। बहुत सारे सूबा होता था मुगल काल में, और सूबा बटा होता था छोटा छोटा मनसब में। मान लीजिए ये सूबा है एक, तो इसमें और भी छोटे छोटे पार्ट होंगे। जिला के तौर पे देख सकते हैं उसको, अगर आज के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये मनसब में बटा हुआ है। और ये हर एक मनसब का अलग मनसबदार होता था। तो हुआ क्या धीरे धीरे कि नॉर्दर्न इंडिया में पहले मुगल का साम्राज्य रहता है। अब नॉर्दर्न इंडिया जो है वो प्लेन एरिया है, और वहाँ मिट्टी उपजाऊ है। तो वहाँ उतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता था जिससे मनसबदार का भी चल जाता था, और जो सेंट्रल रूलर है, मुगल सेंट्रल रूलर, वहां भी रेवेन्यू पहुंच जाता था। और बीच में उसका सूबेदार होता था, उसको भी कुछ पार्ट मिलता था। सूबेदार का बस काम निगरानी करना होता था कि मनसबदार जो है अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। अब मनसबदार का दो काम होता था। एक तो रेवेन्यू वसूल करना, जो कि जमींदार का भी काम था, काम होता है। और दूसरा था कि ये ट्रूप्स भी मेंटेन करते थे, सर्टेन नंबर ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करते थे। मतलब उनका जो सैनिक शासन, सैनिक रखने का भी अधिकार था उनको, और वो सैनिक रखना ही था, वो कंपलसरी था। इसी सैनिक का यूज किया जाता था, इन्हीं ट्रूप्स का यूज किया जाता था जब लड़ाई होता था किसी दूसरे प्रदेश से, या अगर सिविल वॉर हो गया अंदर में ही, तो उसको दबाने के लिए। तो आप देखें, अगर इस पार्ट में मान लीजिए कि मोबिलाइज करना है आर्मी को, तो यहाँ पे जो भी मनसबदार होगा, ये सारा पार्ट जो नजदीक पड़ेगा वो अपना जो भी ट्रूप्स है वो लेकर पहुंचेगा इधर। सेंट्रल मुगल रूलर कहीं दिल्ली में बैठा होगा इधर। तो इस तरह से ये चलती थी व्यवस्था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि औरंगजेब क्या किया कि बाद में एक्सपैंड किया साउदर्न एरिया में। अब एक्सपेंशन के दौरान क्या हुआ कि जो साउथ था ना, उसमें एक तो बहुत, इस पार्ट को छोड़ दें तो लगभग आ ही गया था साउथ में। तो साउथ में क्या था कि प्लेन एरिया नहीं था जैसा नॉर्थ में था, उतना उपजाऊ भूमि नहीं था। जो लैंड है इज कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल। तो इसमें अब दिक्कत क्या आया कि 30 साल तक युद्ध लड़ा, 25 से 30 साल तक, साउथ को कैप्चर करने के लिए। अब जब कैप्चर किया तो उतना ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हुआ। अब युद्ध लड़ने में रेवेन्यू बहुत सारा निकल गया, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था उतना। तो क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ व्यवस्था किया। यहाँ जागीर में नहीं बांटा जमीन को, बोला कि अब जागीरदार नहीं होगा, और डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्टर बहाल किया। उसको नाम दूसरा होता होगा, और लैंड का नाम रख दिया खालिसा लैंड। पहले लैंड जो होता था उसको जागीर बोलते थे, लेकिन अब जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल रूलर के अंतर्गत आएगा, और ये इसको खालिस लैंड बोलता था। ये HALI से खालिसा या खालिस जो भी बोलिए, खालिसा लैंड ही लिखा हुआ रहता है। तो इसमें कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से डायरेक्ट रेवेन्यू वो वसूलने लगा। तो इस तरह से फिर भी रेवेन्यू उतना नहीं आ पाता था। तो एक तो रेवेन्यू का प्रॉब्लम आ गया धीरे धीरे। अब जो मनसबदार थे या जागीरदार थे, उनका संख्या बहुत था, लेकिन जागीर का संख्या कम हो गया।
मतलब क्योंकि मुगल काल जो है बहुत दिन से कंटिन्यू कर रहा था, 1500 यानी 1526 से, और ये 1707, देखिए बहुत लंबा पीरियड होता है, लगभग 200 साल का पीरियड है ये। अब इसमें जैसे जैसे रूलर आगे बढ़ते गए तो उसमें रूलर के अंतर्गत जो भी और भी लोग आते गए, और बहुत प्रभावी लोगों का संख्या बढ़ गया, लेकिन जो रूल करने का लैंड है वो तो नहीं बढ़ा उतना ज्यादा। और बाद में जो लैंड आया उसको खालिस लैंड में कन्वर्ट कर दिया, उसको जागीर में कन्वर्ट नहीं किया। तो जागीरदार का संख्या बढ़ गया। अब उनके बीच टसन चलते रहता था कि कौन जागीरदार को कितना जागीर मिलता है, और अच्छा जागीर, कोई उपजाऊ कम था कोई ज्यादा था, तो इस तरह से जागीर भी जो था वो होमोजिनस टाइप से फर्टाइल नहीं था। तो फिर फैक्शनलिज्म हो गया, दरबार में ही जो कोर्ट है वो बट गया 3 पार्ट में लगभग, जिसको हिंदुस्तानी, ईरानी और तुरानी फैक्शन बोलते हैं। मुगल कोर्ट बट गया, तो इस तरह से डिक्लाइन का बहुत सारा रीजन रहा। तो ये मेन रीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। अब ये देखिए कि पानीपत का जब थर्ड वार होता है तो किनके बीच होता है? पानीपत का जब थर्ड वार हुआ तो एक तरफ मराठा है और दूसरे तरफ है अफगान, और अफगान का सेनापति है उस समय अहमद साहब दाली। तो आप ये सोचिए कि, और ये कब हो रहा है? 1761 में हो रहा है। 1707 में औरंगजेब मरा है। इतना साल में अब अफगान को भारत में इन्वेड किया इधर से, लेकिन मुगलों से लड़ना नहीं पड़ रहा है। मतलब कि उनको किन से लड़ना पड़ रहा है? मराठा से। तो इसका क्या मतलब है कि मराठा जो है वहां तक पहुंच चुके हैं अब, और मुगल का जो होल्ड है वो बहुत नाम का रह चुका है अब। इसीलिए मराठा का लड़ाई होता है अफगान से। मराठा इधर तक पहुंचे हुए हैं, इधर से यहाँ पे कहीं मराठा है, और इधर पहुंच चुके हैं अब नॉर्दर्न इंडिया में। तो यहाँ पे डिक्लाइन देख सकते हैं, कितना फास्ट डिक्लाइन है ये। फिर इसमें भी मराठा हार जाते हैं और अफगान जीतते हैं। अब इस ये जो पानीपत का थर्ड वार है वो कहा जाता है कि ये इसमें क्लियर हो जाता है कि कौन भारत पे राज्य नहीं करेगा। मराठा उससे पहले, पानीपत के थर्ड वार से पहले, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखे जा रहे थे, ये ग्रेटर पावर की। ये लोग इंडिया में जो भी पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है डिक्लाइन ऑफ मुगल के वजह से, वो फील करेंगे। लेकिन ये थर्ड वॉर में हार जाते हैं, पानीपत के थर्ड वॉर में। और बहुत इनका जो पावर है वो बहुत डिक्लाइन कर जाता है। लगभग आधा इनका जो आर्मी के जनरल्स हैं वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि कौन, हु विल नॉट गोइंग टू रूल इंडिया। अब थर्ड फिर यहाँ बच जाता है इसी पार्ट में, 1757 इससे पहले हो चुका है, तो उसका कहानी देखते हैं अब हम लोग। और फिर 1803 आते आते पूरी तरह से ये जो मुगल हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं। उनका कहा जाता है कि बाद में जो मुगल शासक होते हैं सबसे लास्ट वाले, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड, वो सिर्फ चांदनी चौक टू पालम के शासक रह जाते हैं। चांदनी चौक दिल्ली में है और पालम भी दिल्ली में, बस इतना ही दूर का शासन उनका नाम का रह जाता है। लेकिन उससे पहले 1757 देखते हैं। अब 1757 में जो है वो प्लासी का बैटल है। तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, और इसका आप डेट याद कर सकते हैं 23 जून। हालांकि डेट वगैरह इतना भी डीप याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन कभी पूछ भी सकता है। वैसे आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, ये एक रिवीजन के तौर पे इस क्लास को लें। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और इसमें बंगाल का जो नवाब है वो सिराजुद्दौला है। और तब तक देखिए 1757 आते आते बहुत सारा जो
1757 के उससे पहले 1720 आते आते 20 के दशक में ही बहुत सा प्रिंसिपैलिटीज जो है अलग अलग एरिया में भारत के, वो अपना अलग अलग ऑटोनोमस रीजन बना चुका होता है। बंगाल में जो है वो भी ऑटोनोमस रीजन बना चुका होता है, मुर्शिद कुली खान और फिर बाद में अलवर्दी खान, जो सिराजुद्दौला का नाना होता है। तो ये लोग अपना ऑटोनोमस रीजन बना चुके हैं, तो लगभग ऑटोनोमस होता है बंगाल। हालांकि वो पारमाउंटसी स्वीकार करते हैं तब भी मुगल्स का, लेकिन लगभग ऑटोनोमस होते हैं। तो 1757 में सिराजुद्दौला और कंपनी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका उस समय गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच युद्ध होता है और हार जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है। और फिर वो, और उसमें भी कहानी है फिर कि मीर जाफर का क्या रोल रहा, फिर मीर कासिम को किस तरह से मीर जाफर को रिप्लेस करके बनाया गया, और फिर मीर कासिम के साथ किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट उभर के आता है। और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, और बैटल ऑफ बक्सर में तीन थ्री पावर्स एक साथ आके और लड़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और उसमें भी ये लोग हार जाते हैं। जो मीर कासिम है और फिर अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो 1757 में ही उसका असैसिनेशन हो जाता है जब हारता है वो। और ये रहता है अवध का नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला और मीर कासिम को उधर से हटा देता है फिर से, तो ये भी इधर आकर के इन लोग के साथ गठबंधन करता है। और फिर उसी समय पहुंचा हुआ रहता है वहां पे अवध में जो मुगल शासक उस समय होता है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम सेकंड, तो शाह आलम सेकंड है, ये तीन एक साथ आते हैं, और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर इन चीफ है, जो हेड कर रहा है आर्मी को, वो होता है हेक्टर मुनरो। ये नाम याद कर लें, क्योंकि बाकी तो जनरल चीजें वो याद रहता है। हेक्टर मुनरो शायद बहुत उतना चर्चा में नहीं आता, तो याद नहीं रहता। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि हार जाता है ये लोग बक्सर के युद्ध में। सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। मीर कासिम फिर दिल्ली भाग जाता है, और फिर दिल्ली में उसका कैसे मौत होता है वो अलग कहानी है, जो हम लोग को जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद संधि होती है। अब युद्ध हुआ तो संधि भी होगी। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इसमें दो ट्रीटी होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में फर्स्ट ट्रीटी होता है, फिर सेकंड ट्रीटी। तो फर्स्ट ट्रीटी में क्या करता है कि मुगल शासक जो है वो ये बंगाल में ये स्वीकार कर लेता है कि अब बंगाल पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां क्या करती है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लगा देती है, जिसको द्वैध शासन कहते हैं। अब उसमें क्या है, दो पार्ट में शासन को बांट दिया जाता है। एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और 1765 का जो ये ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वो हो रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। फिर क्लाइव को बुलाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव ही रहता है उस समय इस ट्रीटी के समय पे। हाँ, तो यहाँ पे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लगा इम्पोज कर दिया जाता है बंगाल पे। और इसमें डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नवाब को दे दिया जाता है, जो नवाब ऑफ बंगाल जिसको बनाता है उसके अंतर्गत। और दीवानी राइट्स जो है वो दे दिया, वो कंपनी के हाथ में रहता है। अब देखिए यहाँ पे कैच क्या है, दीवानी राइट्स होने की वजह से जो भी रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार है वो कंपनी के हाथ में रहता है। लेकिन जब रेवेन्यू वसूल हो गया तो अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, खर्च है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसके लिए पैसा का जरूरत होता है। अब वो पैसा कंपनी कमा रही है, और नवाब कहाँ से पैसा कमाए? अब उसके पास कोई और
सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस तरह से देखिए कि खर्च करने वाला जगह पे कंपनी निकल ली, और जहां सोर्स ऑफ इनकम था वहां पे वो होल्ड कर लेती है। तो ये चलता है 1772 1772 तक, जब वारेन हेस्टिंग्स फिर आता है और इसको खत्म करता है। तो ये है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट। अब सेकंड जो ट्रीटी है उसमें ट्रेडिंग मोनोपोली का अधिकार दे दिया जाता है। अवध का जो नवाब होता है वो ट्रेडिंग मोनोपोली देने के लिए तैयार हो जाता है, और भी वॉर कंपेंसेशन वगैरह इसमें है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये 1964 में बक्सर के एक साल के बाद ट्रीटी क्यों हुआ है, मतलब उसी साल क्यों नहीं? 1764 1764 हाँ 1764 के एक साल मतलब ट्रीटी होने में इतना टाइम क्यों लगा? हाँ, तो 1764 और 65 में, अब देखिए, जो युद्ध जीता हुआ है पार्टी वो अपने अनुसार ट्रीटी करेगा ना। वो जब उसको फेवरेबल लगेगा कि अब ट्रीटी के लिए, जैसे आपको बताएं कि 1757 के बाद कुछ ही साल के बाद रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इसको पे करप्शन वगैरह का केस लग जाता है उधर। अब ट्रीटी के लिए उस आदमी का जरूरत होता है जो बेहतर नेगोशिएशन कर सके। फिर से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाता है इधर नेगोशिएट करने के लिए ट्रीटी में। तो वो सारा फेवरेबल कंडीशंस वो बना लेने के बाद ही ट्रीटी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, युद्ध में हराने के बाद। और ये लोग बंधक बने हुए रहते हैं इधर अवध में, ब्रिटिश ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर बहुत बाद में जब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बहुत बाद में 6 साल बाद लगभग, ये मराठा शासन के अंतर्गत में वो उसके फिर देख रेख में दिल्ली जाता है। फिर उधर दिल्ली में 1803 में ब्रिटिश फिर दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, और फिर जो भी मुगल डायनेस्टी है वो संरक्षण में आ जाती है किनके, ब्रिटिश के। तो ये चलता है इसमें, उसमें कोई वैसा और रीजन वगैरह देखने का नहीं है। थैंक यू तो सर। इस तरह से देखिए कि ये कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं अब ब्रिटिश। ब्रिटिश आ गए, इधर से शुरू किया बंगाल, फिर आ गए इधर अवध, बंगाल पहुंच गए, अवध पहुंच गए। ये वाला पूरा क्षेत्र जो बंगाल का था, ये वाला अवध आ गए इधर तक, इधर तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं हैदराबाद पे, ये वाला क्षेत्र जो है। अब हैदराबाद में 3 युद्ध होता है। ये एक तो यहाँ सक्सेशन डिस्प्यूट होता रहता है हैदराबाद में, और इसमें बाद में 3 युद्ध होते हैं। तो हैदराबाद में 1740 से ये शुरू हो चुका होता है, और लास्ट जाकर के करता है 1763 में। तो 1763 में लास्ट करता है। इसी के बीच 3 वॉर्स हैं। वो डायरेक्टली एक्चुअली जो लड़ा जाता है वो फ्रेंच के साथ है। हैदराबाद का ये जो जितना भी सक्सेशन डिस्प्यूट में लड़ाई आती है उसको बोलते हैं एंग्लो कर्नेटिक वार। तो एंग्लो कर्नेटिक वार जो है वो सारा का सारा जो लड़ा गया है वो फ्रेंच के अगेंस्ट में, एंग्लो और इंग्लिश और फ्रेंच। अब इसमें ये देखिए कि फ्रेंच और इंग्लिश जो है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है 3 जगह पे। एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दूसरा है ये लोग का नॉर्थ अमेरिका में, जो आप देखते हैं ये कनाडा वाला क्षेत्र उधर। फिर तीसरा है यूरोप में सक्सेशन डिस्प्यूट होता है ऑस्ट्रियन एम्पायर में। तो उनका तीनों जगह पे लड़ाई चलता रहता है, ब्रिटिश का और फ्रेंच का। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट वेंचर होती है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गवर्नमेंट का वेंचर होती है, मतलब वो सरकारी कंपनी है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे।
हाँ, तो इनके बीच युद्ध चल रहा होता है, 3 जगह पे लगभग वो डिस्प्यूट इनका चलता है, कॉन्फ्लिक्ट, और बीच बीच में वार होते रहता है। तो फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है, 3 वार होता है। अभी उसका डेट वगैरह बताएंगे तो उसमें और भी टाइम अलग से जाएगा। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे जो इसमें लास्ट वाला वॉर है, जिसको 63 में कंक्लूड होता है, ये 7 ईयर वॉर कहते हैं। हालांकि 7 ईयर से ज्यादा है, लेकिन 7 ईयर वॉर कहते हैं इसमें इसको, क्योंकि जो ये इंडिया में लड़ाई है वो खत्म हो चुकी होती है 1760 में ही। 1760 में क्या है, बैटल ऑफ वांडीवॉस। अब बैटल ऑफ वांडीवॉस में हार जाते हैं फ्रेंच। अब जब हार गए तो क्या करना पड़ेगा इनको, इंडिया छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इनका जो ट्रेडिंग राइट है वो दे दिया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग राइट तभी ज्यादा अच्छा से ट्रेड कर पाते हैं ये लोग जब इनको लगता है कि यहाँ पे होल्ड अच्छा बनाया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके फ्रेंच जो ट्रेडिंग कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो निकल जाती है भारत से। और उससे पहले तो फ्रेंच निकल चुके हैं कब, 1760 के बैटल ऑफ बॉन्डिवॉस हारने के बाद। और उससे पहले 1 साल पहले 1759, 1759 में एक बैटल ऑफ बेदरा होता है। बैटल ऑफ बेदरा में, इसको बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहते हैं। तो बैटल ऑफ बेदरा में क्या होता है कि ब्रिटिश हरा देते हैं डच को। डच कहाँ की कंपनी होती है, डच कौन लोग होते हैं, ये हॉलैंड वाले, नहीं, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, DUTC। हाँ, तो ये बैटल ऑफ बेदरा में हार चुके हैं 1759 में। फ्रेंच हार गए 1760 में, और ये प्लासी 1757 में जीते थे। फिर इधर 1764 में बक्सर हरा दिए, बक्सर में भी जीत गए। तो इस तरह से अच्छा होल्ड हो गया है। अब यहाँ पे कोई और पावर, जो यूरोपियन पावर है, वो हराने के लिए नहीं है। फ्रेंच और डच जा चुके हैं। अब जो भी हराने के लिए बचा है वो हैदराबाद का, वो सक्सेशन डिस्प्यूट में सारा निपट चुका है। फ्रेंच निकल गए हैं, तो हैदराबाद का जो भी होल्ड है अब इंग्लिश के पास है। इधर बंगाल में आ चुके हैं, अवध में आ चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो बचेगा मैसूर और मराठा, और फिर और ऊपर इधर पंजाब वगैरह का क्षेत्र। तो फिर अब मैसूर में अगर हम लोग देखें तो मैसूर कहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है ये मैसूर है यहाँ उस टाइम का। पता चलेगा, चलिए। हाँ, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो शासक है वो है हैदर अली, और उसके बाद टीपू सुल्तान। तो एंग्लो मैसूर वार होता है, 4 वार होता है। अब इसमें 1767 या 68 से शुरू हो चुका होता है, और 69, ये डेट मत याद कीजिए, रहने दीजिए, जरूरत ही नहीं है। तो इसमें जो लास्ट जो वॉर है वो 1799 में है, ये आप याद रखेंगे। और इसमें टीपू सुल्तान रहता है। 2 वार जो है वो हैदर अली के नेतृत्व में लड़ता है, और फिर बाद का 2 वार जो है वो टीपू सुल्तान के कमांडरशिप में लड़ा जाता है। अब 1799 में आ चुका होता है इधर लॉर्ड वेल्सली। अब लॉर्ड वेल्सली जब आता है तो वो सब्सिडरी अलायंस लेकर के आता है। सब्सिडरी अलायंस क्या था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या रहता है कि सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है, वो 2-3 बात है इसमें। पहला तो है कि जो भी देसी राजा है भारत का, उसको ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रूप्स है वो रखना होगा उसके टेरिटरी के अंदर में। तो ये हो गया। अब जो टेरिटरी में ट्रूप्स रखने का जो भी कॉस्ट आएगा वो कंपनी नहीं देगी, वो वही राजा देगा जिसके टेरिटरी में रहा है। और वो अगर नहीं दे पाता है, वो फाइनेंस अगर नहीं कर पाता है ट्रूप्स को, तो जागीर लिखना होगा, मतलब जागीर दीजिए। और वो जागीर का जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार है वो अंग्रेज का पास होगा। अच्छा, अब इसमें एक और बात है कि आप न तो अगर सब्सिडरी अलायंस में आ गए तो आप न तो वॉर कंक्लूड कर सकते हैं न तो वॉर शुरू कर सकते हैं। तो पूरा फॉरेन पॉलिसी जो है वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी सब्सिडरी अलायंस करने के बाद। इसके अलावे एक और है इसमें कि यूरोपियन कोई भी और देश का जो नागरिक है उसको आप एम्प्लॉय नहीं रख सकते हैं, वो ब्रिटिश डिसाइड करेंगे। तो ये दो चार बात है इसमें सब्सिडरी अलायंस में, ये लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले जो साइन करने वाला जो राज्य है इंडिया में वो रहता है हैदराबाद। हैदराबाद में सक्सेशन डिस्प्यूट खत्म हो चुका होता है, वो इसको साइन करता है 1798 में। और इसके बाद जब मैसूर हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम फॉल कर जाता है, टीपू सुल्तान को का असैसिनेशन हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है 1799 में। तो अब ये फॉल कर गया तो ये भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेगा और यहाँ पे अपना जो भी पपेट रूलर है उसको बैठा देते हैं ब्रिटिश। मैसूर चला गया। अब इसके बाद मराठा का नंबर आ जाता है। अच्छा, एक ही साथ ब्रिटिश लोग बहुत लोग से लड़ते हैं और फिर ट्रीटी करते हैं, फिर लड़ेंगे फिर ट्रीटी करेंगे, एक बार में किसी को नहीं हराएगा। तो ये आप पैटर्न देखेंगे, धीरे धीरे करके वो कमजोर करता है भारतीय जो शासक होते हैं उनको। और इन लोग के पास भी अच्छा टाइम होता है, जैसे मराठा है, मराठा के पास बहुत अच्छा पीरियड होता है, लेकिन ये लोग रिवाइव नहीं कर पाते हैं, जो भी यूरोपियन मॉडल होता है उसके अनुसार रिवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनवर्ड लुकिंग होता है अप्रोच। फॉरेन पॉलिसी जो होता है वो सिर्फ इंडिया का शासक में ही रह जाता है, इधर इधर लड़ाई देखने में ही, अगल बगल में ही। और बाहर जो चल रहा होता है, यूरोप में क्या कर रहे हैं अंग्रेज और फ्रेंच वगैरह, इस सब का उतना ज्यादा फॉरेन पॉलिसी पे जो मराठा वगैरह रहते हैं उनका होल्ड नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी उस तरीके का नहीं होता कि उधर जो चीजें चल रही हो उसको इधर भी लागू किया जाए। तो इस वजह से बहुत सेटबैक इनको देखना पड़ता है बाद के टाइम। अब एंग्लो मराठा वार भी तीन तीन होते हैं, जो 1775 1775 से शुरू हो चुका होता है और लास्ट में कंक्लूड जो होता है वो 1819 या 1818 इस यहाँ पे कंक्लूड होता है। और इसमें एक लास्ट जो बैटल है वो भीमा कोरेगांव में, जो बाद में भीमा नाम उसमें जुड़ गया, कोरेगांव, बैटल ऑफ कोरेगांव जो है उसमें जो पेशवा है उस हार जाता है। और इसी के बीच एक ट्रीटी ऑफ सालबाई है, 1782 में है। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में है, वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ सालबाई आता है। ट्रीटी होती है अंग्रेज और मराठा के बीच में। अब मराठा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं वो एक्सपेंड कर पाया या क्यों उस तरीके का नहीं बना पाया अपने आप को कि अंग्रेजों को रजिस्ट कर पाए, तो उसमें बहुत बड़ा तो यही रीजन रहा है कि मराठाओं का जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका रहता है वो पुराना वाला जो मुगल शासक हैं वही रहता है। मतलब उधर क्या था, मनसबदारी था। और यहाँ भी
ये लोग उसी को फॉलो करते हैं, सिर्फ नाम बदल देते हैं और उसका नाम है सरजमीन सिस्टम। ऐसे यार इंग्लिश देख लीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो सकता है, उसके लिए आप माइंड मत करिएगा। तो सरजमी सिस्टम रहता है, फिर ये जो इनका टेरिटरी होता है उसमें सरजमी सिस्टम लागू करते हैं, और जो बाहर का कुछ और टेरिटरी होता है जिसमें इनका होल्ड होता है, जहां पे इनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब डायरेक्ट उसको रूल नहीं करते हैं, उसमें चौथ और सरदसमुखी वसूलते हैं ये लोग। तो इस तरह से मराठों का वो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम रहता है। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, देन आई शैल कंटिन्यू। अब अंग्रेज आ चुके हैं, तो अंग्रेजों का एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में आप देखें तो अंग्रेज बहुत पहले आए हैं, मतलब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो चुका है, और 1615 में 1608 में आए पहले, उसके बाद 1615 में, तो उस समय से हैं, मतलब 1600 के लगभग से उस समय से अभी 1757 में ये होल्ड स्थापित कर पाए हैं पॉलिटिकली बंगाल में। तो इतने साल तक इनको क्यों यहाँ ट्रेड करने दिया गया? इनका जब लक्षण ठीक नहीं था, बहुत पहले भी लड़ाई कर चुके हैं ये लोग औरंगजेब से भी, तो क्यों इनको कंटिन्यू करने दिया गया था? तो कंटिन्यू इसलिए करने दिया गया था कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, पहले बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में होता है, यानी कि यहाँ से ये फिनिश्ड गुड्स ले जाते हैं, और वो हैंडलूम प्रोडक्ट होता है ज्यादातर, और मसाला वगैरह का व्यापार होता है। तो यहाँ से ले जाते हैं और वहां बेचते हैं। तो यहाँ के जो भी प्रोड्यूसर होते हैं उनको उससे फायदा होता है। लेकिन बाद में जब 1757 में ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल होल्ड हो जाता है बंगाल पे, और इसी समय एक और, यही 1750s के लगभग में ही ब्रिटेन में क्या हो रहा होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वहां स्पिनिंग जेनी और अलग अलग सूत काटने की मशीन और कपड़ा बनाने की मशीन, क्लोथ वीविंग मशीन, वो आ चुकी होती है लगभग इसी पीरियड के आगे पीछे थोड़ा करके 1750s के अराउंड में। तो अब क्या हो चुका है कि इंडिया में हैंडलूम है, और उधर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, और इंडस्ट्री में अब कपड़ा बन रहा है मेनली। जो टेक्सटाइल का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक्सटाइल का वो पहले होता है, फिर और चीजें बाद में आती है। तो वहां से अब ये लाके इधर बेचने लगेंगे। और उतना ही नहीं, एक तरफ का जो क्या करते हैं ये लोग कि हैंडलूम का जो भी यहाँ से सामान इधर जा रहा होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब चूंकि वो पॉलिटिकल होल्ड में है तो वो ऐसा कर सकते हैं, और इधर का सारा सामान डंप करना शुरू करते हैं फैक्ट्री का इंडिया में। तो इससे क्या होता है कि ट्रेड ऑफ बैलेंस जो है, अब बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अब उल्टा हो गया। अब इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन ब्रिटेन जो है वो बेहतर स्थिति में है, वो फेवरेबल पोजीशन में है। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि इंडिया का जो भी हैंडलूम का जो भी इंडस्ट्री है उस समय पे, वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब हैंडलूम बर्बाद हो गया, तो जो पहले जिनका अपना रोजगार था वो या तो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करेंगे या फिर वर्कर हो जाएंगे। जिनका अपना जमीन नहीं होगा वो वर्कर हो जाएंगे।
और जो भी कामगार तबका जो होता है उसके पास जमीन कम ही होता है, तो वो वर्कर बन जाते हैं और उनका अब अलग तरीके से एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा। और एग्रीकल्चर का भी हालत कुछ ठीक नहीं रहता है। अब एग्रीकल्चर पॉलिसी में क्या करते हैं ये लोग कि रेवेन्यू सेटलमेंट का पॉलिसी लाते हैं। मेनली 3 पॉलिसी है रेवेन्यू सेटलमेंट में। तो फर्स्ट तो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या किया जाता है, तो परमानेंट सेटलमेंट में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उनके टाइम में ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता होना चाहिए कि यूएसए का जो रेवोल्यूशन है, तो उसमें वहां वो कमांडर इन चीफ होते हैं, उधर लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां से हारे हुए रहते हैं। तो उधर से फिर इधर इनको अपॉइंट किया जाता है, इधर गवर्नर बनाया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वही वाले हैं, सेम हैं। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और जमींदार परिवार से हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये कि 30 साल या 40 साल, मतलब मोर देन 1 जनरेशन या और भी उससे ज्यादा 60 साल के लिए कोई भी जो जमीन होता है, बहुत बड़ा बड़ा जमींदारी होता है, उसका नीलामी कर देते हैं एक खास रेट पे। एक फिक्स टैक्सेशन रेजिम इम्पोज कर दिया जाता है। उससे पहले क्या था कि जो इंडियन रूलर होते थे वो, मान लीजिए कि कोई साल एग्रीकल्चर ठीक नहीं हुआ, फसल बर्बाद हो गया, फेमाइन हो गया, तो उस अनुसार कंपेंसेशन देते थे। लेकिन बाद में जब फिक्स टैक्सेशन रेजिम लागू कर दिया गया, तो जो जमींदार जो जमीन का टैक्स वसूलने का ठेका जिसको मिला, और वो परमानेंट इसी रिस्पेक्ट में है कि थोड़ा ज्यादा दिन के लिए है, ये नहीं कि कब एकदम से अनिश्चित काल के लिए। वो 30 to 40 ईयर या 1 to 2 जनरेशन इस तरह से होता था वो सेटलमेंट। तो उसमें अब क्या है, जमींदार को देना है रेवेन्यू किसी भी हालत में प्रत्येक साल, चाहे किसान का हालत जो भी हो जाए, तो जमींदार भी उतना ही अत्याचार करेगा फिर। तो ये है उसमें। फिर बहुत बड़े जमींदार है कोई, तब वो उधर जमीन पे रहेगा ही नहीं, वो शहर में रहेगा। उसको बोलते थे अब्सेंटी लैंडलॉर्ड। अब वो क्या करेगा कि ये बड़ा जमीन है, इसके अंदर में मान लीजिए इतना बड़ा पार्ट में वो जमींदार बना। अब ये क्या किया कि इधर छोटा छोटा बांट दिया, ये इसको डिपुट कर दिया कि यहाँ पे तुम चलाओ। अब ये भी क्या करेगा कि बांट देगा, और इधर और छोटा छोटा जमींदार। तो इस तरह से किसान उपजाने वाला एक है, और उसके ऊपर खाने वाला जमींदार हो गया एकदम। उसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 30-30, 40-40 वो सीरीज हो जाता था जमींदार का। तो इस तरह से ये सब हुआ, मतलब इंटरमीडिएट जो जमींदारी है वो उसमें आ गया, अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म उसमें आ गया। तो ये इसका खामी रहा, और ये यही था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो ये बंगाल वगैरह में लागू किया जाएगा क्योंकि उस समय बंगाल में ही थे। अब दूसरा है इसमें फिर रैयतवारी। अब रैयतवारी सेटलमेंट में क्या है कि रैयत कहते हैं फार्मर को, पीजेंट को। तो रैयतवारी सेटलमेंट में ये 1820 के लगभग में, 1820 के लगभग में रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और इस समय जो इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं वो थॉमस मुनरो और विलियम रीड करके हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं इसको 1820 में। तो रैयतवारी सेटलमेंट में क्या है कि रैयत किसान, तो किसान से सीधे ही वो सेटलमेंट किया जाता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। इसमें यही रहता है।
इसके बाद फिर तीसरा जो है वो है महालवारी। अब महालवारी सेटलमेंट में क्या है कि महाल जो है वो कहा जाता है गांव को, विलेज को। अब इसमें क्या करता है कि विलेज में ही कोई या तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब पीपल तो ग्रुप को ही कहते हैं, ग्रुप ऑफ मैन या मुखिया होता है या सरपंच, जो भी मतलब कि एक हेड काउंसिल तरह से गांव में कोई भी है, वो गांव के जो भी लोग हैं उससे पहले रेवेन्यू वसूल करेगा और फिर वो जो भी ब्रिटिश कलेक्टर होगा रेवेन्यू वसूलने आएगा वो उसको दे देगा। तो इस तरह से एक पूरा गांव से सेटलमेंट किया जाता है रेवेन्यू का। तो ये हो गया महालवारी सेटलमेंट। ये इंट्रोड्यूस करा जाता है 1830 के लगभग में, और उस समय विलियम बेंटिक होते हैं, ये इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में ज्यादातर इंट्रोड्यूस करा जाता है। आप देखिए कि जैसे जैसे अंग्रेज बढ़ेंगे, शुरू में इधर रहेंगे, फिर और इधर आएंगे हैदराबाद, इधर साउथ में। तो साउथ में जो रैयतवाड़ी है वो साउथ में कराया जाएगा। ये 1830 होते होते ऊपर तक आ जाएंगे, इधर तक। तो 1830 में फिर नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है उधर ये सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। So if you have any question then you can ask till now. तो ये था रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि रेलवे को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है उसमें रेवेन्यू हो गया, फिर रेलवे भी इसी में है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ही। तो रेलवे जो है वो 1853 और ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी हैं। अब ऐसा नहीं है कि इधर इन लोग का परोपकार करने का ख्याल आता है कि अब इतना दिन शासन कर लिए तो कुछ तो बढ़िया काम करें, ऐसा नहीं था। उसमें उस समय क्या है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है 1750s में ही। तो 1750s में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या पैदा करेगा? कैपिटलिस्ट पैदा करेगा, कैपिटलिस्ट क्लास। अब कैपिटलिस्ट क्लास के पास क्या होगा? कैपिटल होगा। अब एकदम से खून चूसे रहते हैं ये लोग वर्कर का उधर। अब जितना ज्यादा अत्याचार करेंगे उतना ज्यादा कैपिटल, क्योंकि जो सरप्लस है वो तभी जनरेट किया जा सकता है। बाकी सब चीज का तो दाम फिक्स होता है, लैंड का, जो आपका रॉ मटेरियल है उसका। जो सरप्लस कमाया जाता है वो हमेशा जो वर्कर का जो वेज होता है उसी पे सरप्लस कमाया जाता है। तो कैपिटलिस्ट के पास पैसा आ चुका है। 80-50 आते आते 100 साल हो गया है लगभग। का पैसा दुनिया का है, इन्वेस्ट करने का सोचेंगे कि कहां पे इन्वेस्ट करें कि और पैसा हो। तो भारत में इधर अच्छा होल्ड हो चुका होता है 80-50 आते आते। लगभग इंडिया फॉल कर चुका होता है, इंडिया का लगभग हर एक रूलर फॉल कर चुका होता है, इंडिजिनस रूलर। अब वहां आते आते क्या है कि पैसा है तो कहा कि चलो इन्वेस्ट करो ब्रिटिश इंडिया में। अब सरकार भी इधर अपना है, कैपिटलिस्ट लोग का ही तो सरकार है। जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट लोग हैं ब्रिटिश इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। अब यहां क्या करते हैं कि लोन देते हैं, ये लोन देते हैं ब्रिटिश इंडिया को, और लोन का जो रेट है वो बहुत हाई होता है, 5% लगभग रहता है। और उस समय लोन का रेट चल रहा होता है 3.5%। ये सब मतलब कि ये याद नहीं करना है। अब कितना ज्यादा मतलब कि लोन रेट है ज्यादा, 1.5% बहुत ज्यादा होता है।
तो ये कंडीशन है। तो रेलवे को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और मुंबई से थाने के बीच में रेल चलती है पहली, वो आप जानते ही होंगे। और फिर इसी तरह से उस समय टेलीग्राम इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब रेलवे और टेलीग्राम इंट्रोड्यूस करने के पीछे ये तो हुआ एक कैपिटलिस्टिक रीजन की कैपिटलिस्ट ये चाह रहे हैं। उसके अलावा जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी अब होल्ड चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। अब देखिए ब्रिटिश जो है वो लगभग भारत में पूरा आ चुके हैं, 80-50 आते आते। अब थोड़ा सा पार्ट में रहता है तो कम्युनिकेशन करना आसान है, लेकिन बड़ा पार्ट में अगर आप रूल करना चाहते हैं तो आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो अब रेलवे को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। एक जगह से दूसरा जगह पहुंचना है, वहां से माल लाना है, वहां से सैनिक भेजवाना है, इस सब के लिए यूज किया जाता है। फिर टेलीग्राम का भी द सेम रीजन के लिए यूज किया जाता है। उस समय कोई जनता के परोपकार के लिए तो यूज नहीं किया जाता था, उस समय यही पर्पस था। तो ये आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट वगैरह था जो भी इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसी होती है उसका। इफ यू हैव क्वेश्चन 8 यू कैन आस्क। चलिए अब हम लोग देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब देखिए ये चल रहा होता है इकोनॉमिक इंडिया में, इस तरह से लूट चल रहा होता है। तो जो इंडियंस हैं, जो भी इंडिया के उस समय जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या से है, उनका क्या कहना है उस समय। तो जो भी इंडियंस हैं वो इंडियन पॉलिटिशियंस वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देते हैं। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, ये मान लीजिए इंग्लैंड है, ये इंडिया है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और यहाँ का सामान सारा का सारा इधर वन वे आने लगा। इधर का सामान को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, हैंडलूम जो भी था उसको। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो भी भारत से जो भी फ्लो ऑफ वेल्थ था वो इंग्लैंड की तरफ होने लगा, लेकिन इंग्लैंड से कोई वेल्थ नहीं आया इधर। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यही है, क्योंकि इधर अब इधर का सारा सामान इधर आने लगा, हैंडलूम इधर बर्बाद हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री नया आया नहीं हैंडलूम की जगह पे, इंडस्ट्री इधर बैठा हुआ है, सारा सामान इधर आ रहा है, इधर का आदमी पैसा से खरीद रहा है सामान, पैसा इधर आ रहा है। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है। इसको जो भी मेन प्रोपोनेंट हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के वो हैं दादा भाई नौरोजी और एक जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं और फिर आरसी दत्त। तो इसमें दो बुक है जो आप याद कर लें। एक तो बहुत चर्चित बुक है इनका दादा भाई नौरोजी का, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी का बुक है। और इसमें अन ब्रिटिश क्या है? अन ब्रिटिश यही है कि ब्रिटिश जो जिस तरह से ब्रिटेन में शासन करते हैं अपने देश में, उस तरह का शासन वो लोग इंडिया में नहीं दे रहे हैं। ये कहना है दादा भाई नौरोजी का इस बुक में। और वो असेस करते हैं इसमें कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया से। फिर एक आरसी दत्त का किताब है, बुक ऑफ आरसी दत्त इज इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है आरसी दत्त का, ये भी
द सेम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इसमें आर्ग्यू करते हैं। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में रूल करना शुरू करती है, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो 1772 में जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी रहता है उसको ब्रेक कर देता है, मतलब उसको कंटिन्यू नहीं करता है आगे। और अब एडमिनिस्ट्रेशन सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। तो जब कंपनी सीधे रूल करने लगती है तो अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में उसको सुधार करने का लगता है कि किया जाए। तो वो इंट्रोड्यूस करता है, वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस करता है क्या, जुडिशियरी सिस्टम। हाँ, तो जुडिशियरी सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करता है। अब जुडिशियरी में दो तरह का कोर्ट बनाया जाता है। एक तो है दीवानी और दूसरा है फौजदारी। अब दीवानी जो है, दीवानी कोर्ट वो सिविल मैटर देखती है और इसके साथ साथ, हाँ, दीवानी कोर्ट के अंतर्गत सिविल मैटर होता है और सिविल मैटर के साथ साथ जो रेवेन्यू सेटलमेंट का, रेवेन्यू डिस्प्यूट अगर एराइज होता है तो रेवेन्यू सेटलमेंट भी दीवानी कोर्ट के अंतर्गत आता है। फौजदारी जो कोर्ट होता है वो क्रिमिनल मैटर देखती है। ये हो गया जुडिशियरी जो वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद सिविल सर्विस जो है, जो सिविल सर्विस है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर पुलिस सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये दो चीज लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी उस समय जो सुधार होता है इनिशियल फेज में, वो यही है।